Hello student, I am Mr. Mohammad Saqib, your biology teacher and I welcome you all in my YouTube channel The Bios Planet। अभी तक हमने जो इस चैप्टर में बात की थी, जो चैप्टर आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 11th बायो एनसीईआरटी, तो उसमें हमने किंगडम मोनेरा वाला फर्स्ट किंगडम स्टार्ट कर दिया था। उससे पहले हमने हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा, फिर किस तरह से फर्स्ट किंगडम टू किंगडम सिस्टम हमने देखा, फिर 3 किंगडम, 4 किंगडम एंड 5 किंगडम सिस्टम जो RS विटेकर का था, उसको हम फॉलो करते हुए अब जो है क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्लासिफिकेशन में सबसे हमने पहले मोनेरा को स्टार्ट किया। एक लेक्चर मोनेरा पे पहले ही मैंने फर्स्ट उसमें पार्ट डाल दिया है, जिसमें मैंने एक टिपिकल बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बनाया और आई होप कि वो समझ में आ गया होगा। हाँ, एक दो उसमें छोटी छोटी मिस्टेक भी थी, तो उसमें से एक मेरे स्टूडेंट ने, क्या नाम है, शफक नाम था उसका, उसने मुझे लिख के बताया कि एक दो उसने मिस्टेक बताई। एक जगह पे मैंने लेक्चर में मिस्टेक कर दी, तो वो एक कभी कभी होता है चीज़ों को बताने बोलते जा रहे हैं और कभी कभी ध्यान हट जाता है, उसकी वजह से एक मिस्टेक हो जाती है। दूसरी मिस्टेक ये थी कि मैंने वहाँ पे बताया था कि बैक्टीरिया को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया 1683, तो मैंने जो लिखा है वो लिखा है 1683 मैंने लिख दिया, बट एक्चुअली वो 1676 होता है। वो मैंने जो लिखा था वो गलत नहीं लिखा था, मेरे पास जो एक रेफरेंस बुक है मैंने उसमें से उस चीज़ को लिया, तो उसमें 1683 ही लिखा हुआ था। अब बाद में पता चला, एक दो जगहों से और पता चला कि वो 1676 ही है। तो ये वाला आप ज़्यादा एक्यूरेट मानेंगे, क्योंकि मैंने 2-3 बुक में देखा है वो 1676 आपका लिख करके दिया हुआ है। तो ये बैक्टीरिया को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व कब किया गया, ये वाला। तो इसके लिए मैं अपने सारे उन स्टूडेंट को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो मुझे मेरे काफ़ी हेल्पफुल है और इम्प्रूवमेंट में, ताकि लेक्चर को इम्प्रूव किया जा सके और कोई गलत इंफॉर्मेशन बच्चों के बीच में ना जाए, और अगर जा भी रही है तो हम उसे करेक्ट कर सकें। तो चलो अब हम जो बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनेरा के बारे में। एक चीज़ वहाँ पे मुझसे छूट गई थी, मैंने एक इम्पॉर्टेंट टर्म नहीं बताया, वो था प्लाज्मिड। देखो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं प्लाज्मिड, PLASMID, प्लाज्मिड। तो देखो होता क्या है ना, ये बैक्टीरिया है, सिंपल सा एक बैक्टीरिया बना दे रहा हूँ, ये बैक्टीरिया है, इनके अंदर इसका DNA है। इस DNA के अलावा भी कुछ DNA की तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, 5 to 100 हो सकते हैं किसी सिंगल बैक्टीरिया के अंदर, 5 से 100 तक हो सकते हैं, और ये उसी तरह से होते हैं जैसे आपका DNA है। मे भी DNA के ही पहले पार्ट थे, बाद में ये अलग हो गए। तो ये प्लाज्मिड जो होते हैं ना, DNA के पार्ट होते हैं, बाद में क्या हो गए, उनसे सेपरेट हो गए। और बट इनके अंदर ये जो प्लाज्मिड होते हैं, इनके अंदर रेप्लिकेशन करने की एबिलिटी होती है। रेप्लिकेशन का मतलब जैसे DNA रेप्लिकेशन करता है और अपनी कॉपी को प्रोड्यूस करता है, उसी तरह से ये भी अपनी कॉपी को प्रोड्यूस करते हैं। ये ज़्यादा कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करने में हेल्प तो नहीं करते, बट और बहुत सारे प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व होते हैं और बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, जिनसे क्या होता है कि इनके अंदर जैसे कि रेजिस्टेंट कैपेसिटी आ जाती है किसी भी एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए भी, जो इनके अंदर एबिलिटी बढ़ जाती है, ये सारी चीज़ें उसमें ये ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। खैर, तो प्लाज्मिड जो होते हैं ना, उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि प्लाज्मिड किस तरह से एक वेक्टर की तरह से काम कर रहा है, जो डिजायर्ड जीन को कैरी करता है और उसकी कॉपी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो ये वेक्टर क्या होता है, ये प्लाज्मिड क्या होता है, जब हम क्लास 12th में जाएंगे तो उसमें एक टॉपिक आएगा बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी वाले में हम इस चीज़ को पढ़ेंगे और उनके एप्लीकेशन और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन करके है। तो उस यूनिट को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये इसके बारे में आएगा और आप इसे पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है किसी जीन को या फिर किसी DNA को कैरी करने के लिए। ओके, तो ये तो हो गया प्लाज्मिड के बारे में। अब देखो, हमने अभी तक बात की थी किंगडम मोनेरा के बारे में, हमने टिपिकल बैक्टीरिया को बताया। हमने कहा कि इसमें बैक्टीरिया होते हैं जो टिपिकल बैक्टीरिया होते हैं, फिर साइनोबैक्टीरिया एंड जो मैं अभी यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा रहा हूँ। तो साइनोबैक्टीरिया होते हैं एंड माइकोप्लाज्म होते हैं। साइनोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया जो एक अलग कैटेगरी है, इनके बारे में, माइकोप्लाज्म, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात पे पढ़ेंगे। अभी जो हम टिपिकल बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं, सॉरी यू बैक्टीरिया में ही टिपिकल बैक्टीरिया आता है, तो उसके बारे में जो हम पढ़ रहे हैं
अब उसके बारे में हमने क्या क्या देखा है वो आपका पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है, आप उसे जाके प्लेलिस्ट में होगा तो आप उसे ज़रूर जाके देखें एक बार। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसमें हम जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम डिवाइड करते हैं, कई बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं। हम उनको मोटिलिटी के बेस पे डिवाइड कर सकते हैं, हम उनको शेप के बेस पे डिवाइड कर सकते हैं, हम उनको क्या नाम है स्टेनिंग के बेस पे डिवाइड कर। यहाँ पे मैं बताऊंगा स्टेनिंग के बारे में कि क्या होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड क्या होता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। उनको हम रिप्रोडक्शन के बेस पे डिवाइड कर सकते हैं, हम उनको न्यूट्रिशन के बेस पे डिवाइड कर सकते हैं, हम उनको रिस्पायरेशन के बेस पे डिवाइड कर सकते हैं। तो बहुत सारी इस तरह से डिवीजन करने की हर एक कैरेक्टर है उनके पास जिनके बेसिस पे हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले शेप के बेस पे बात करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप ये 3-4 टाइप के हो सकते हैं। शेप के बेस पे 3-4 टाइप के हो सकते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। तो एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उसने उसी शेप के बेस पे ही दिया हुआ है। ओके, सबसे पहले उसने शेप के बेस पे दिया हुआ है और उसने उसे डायग्राम भी वहाँ पे बना के दिखाया है का, तो उससे आप देखें और समझें। तो उनके बेस पे अगर हम डिवाइड करें तो हम इनको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 होगा कोकस, नंबर 2 ये एक्चुअली कोकस जो होते हैं ना ये राउंड शेप के होते हैं, ये राउंड इन शेप, ओवल शेप होगा या राउंड शेप के होंगे, ठीक है, जो अंडे की तरह से या फिर गोल इनका आकार होगा। और सेकेंड इसमें होता है बैसिलस, जो रॉड शेप के होते हैं, थोड़ा लेंथ में लंबाई में ज़्यादा होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं बैसिलस। और थर्ड इसमें होता है विब्रियो। नंबर 4 होता है स्पाइरल। तो ये 3-4 टाइप के हमने यहाँ पे बना दिए, हम उनके इसी बेस पे ही कैटेगराइज करते हैं। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे होता क्या राउंड शेप के सारे, यहाँ पे मैंने एक बना दिया। अब ये क्या होंगे कोकस होंगे, या फिर अगर मल्टीपल फॉर्म में या फिर कई ढेर सारे एक साथ है तो हम इनको कोकाई भी कहेंगे। जो प्लूरल फॉर्म होता है वो होता है कोकाई, ठीक है। एक है तो कोकस और कई है तो कोकाई भी आप उसे कह सकते हैं। अगर सिंगल है, सिर्फ कोई बैक्टीरिया जो अकेले है, किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो आप उसे माइक्रोकोकस या मोनोकोकस भी कह सकते हैं। इसको आप क्या कह सकते हैं माइक्रोकोकस। अगर एक साथ 2 हैं, ओके, तो हम इसे क्या कह सकते हैं डिप्लोकोकस कह सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, ठीक है। और अगर कई ढेर सारे ऐसे लीनियर फॉर्म में अरेंज है, तो हम इनको स्ट्रेप्टोकोकस भी कह सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस कह सकते हैं, ठीक है। तो है तो कोकस ही, राउंड शेप के, तो हम इनको कोकस ही कहेंगे। बट अगर सिंगल है तो माइक्रोकोकस होंगे, डबल है तो डिप्लोकोकस होंगे, एंड कई है तो स्ट्रेप्टोकोकस। आपने डिप्लोकोकस निमोनी के बारे में पढ़ा होगा, वो बैक्टीरिया होता है जो राउंड शेप का होता है। निमोनी जो लंग्स की डिजीज या निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो कौन सा होता है वो डिप्लोकोकस होता है। मतलब 2 वहाँ पे होते हैं साथ में ऐसे जुड़े हुए, तो और राउंड शेप के होते हैं, तो इसलिए उनको हम डिप्लोकोकस कहते हैं। अब देखो सेकंड आपका है बैसिलस। बैसिलस का मतलब ये रॉड शेप होंगे, ओके, ये होंगे रॉड शेप। इनकी जो शेप होगी वो रॉड शेप की होगी। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं ऐसे बना दूं ऐसे, तो ये हो गया आपका माइक्रो बैसिलस हो गया या मोनो बैसिलस हो गया। अगर मैं ऐसे ही 2 बना दूं डिप्लो बैसिलस, और कई अगर ऐसे हो जैसे मैंने पहले बताया था, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, जैसे पहले बताया था 1 2 3 4 5, कई ऐसे लीनियर फॉर्म में अरेंज हो तो स्ट्रेप्टोकोकस, सेम वही चीज, सॉरी कोकस नहीं बैसिलस। तो यहाँ पे मोनोबैसिलस, यहाँ पे डिप्लो, यहाँ पे स्ट्रेप्टोबैसिलस। तो ऐसे बैसिलस करके उनके एग्जाम्पल आपको याद होगा। उसका एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है
लैक्टोबैसिलस जो होता है आपका, जो लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, लैक्टेज नाम की कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में और उससे कर्ड का फॉर्मेशन होता है। तो उसको बनाने वाला जो क्या नाम है बैक्टीरिया होता है, वो लिखा होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट आपका विब्रियो है। विब्रियो जो होते हैं ना, ये कॉमा शेप होते हैं ऐसे, इनका शेप कैसा होता है, ऐसे कॉमा शेप का होता है। तो ये एक्चुअली इनका शेप क्या है, कॉमा शेप। ये कॉमा शेप के होते हैं, ये रॉड शेप के हैं, ये राउंड शेप के हैं, ये कॉमा शेप के हैं। इनका एग्जाम्पल है, जो अगर इनका एग्जाम्पल आप लिखना चाहेंगे तो आप इनका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। विब्रियो, कॉलरा नाम की बीमारी का आपने नाम सुना होगा, कॉलरा। तो कॉलरा बीमारी के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है वो है विब्रियो कॉलेरी। तो इसमें हो जाएगा विब्रियो, उसका एग्जाम्पल है। ओके, स्पाइरल जो होते हैं उनका शेप इस तरीके से होता है। ओके, तो ये हेलिकल फॉर्म में होते हैं या स्पाइरल फॉर्म में होते हैं। तो स्पाइरल और ये हेलिकल फॉर्म में होते हैं। चलो, अब इसमें क्या होगा कि इसमें एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं स्पाइरलम, लुपरेम, ये एक बैक्टीरिया का नाम है जिनका शेप कैसा होता है, स्पाइरल शेप होता है। तो वो बैक्टीरिया जिनका शेप स्पाइरल हो वो स्पाइरल, जिनका शेप कॉमा की तरह से हो वो विब्रियो, रॉड शेप बैसिलस, राउंड शेप कोकस। तो ये हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया था किसको, बैक्टीरिया को, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। तो शेप के बेस पे हमने इनका डिवीजन किया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, हम इनके मोबिलिटी के बारे में या फिर हम इनकी मोटिलिटी, जिस तरह से ये मूव करते हैं उनके बारे में भी, उस तरीके से भी हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। सेकेंड आपका है ऑन द बेसिस ऑफ मोटिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ मोटिलिटी। तो मोटिलिटी के बेस पे अगर हम इनको डिवाइड करें, तो मोटिलिटी के बेस पे अगर डिवाइड करेंगे तो हम इनको इसको 3-4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपका हो जाएगा इनको पहले मेन 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो हो जाएंगे मोटाइल और एक हो जाएंगे नॉन मोटाइल। ओके, एक तो हो जाएंगे, पहले नॉन मोटाइल लिख देते हैं, नॉन मोटाइल। अब आपको मालूम है मोटाइल कौन होता है, वो होता है जिनके पास सिलिया फ्लैजिला पाया जाता है, जिनके पास नहीं पाया जाएगा ऑफ कोर्स दे कैन नॉट मूव। तो बैक्टीरिया ये मूव नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो गए, इनके पास नहीं पाया जा रहा है, फ्लैजिलम नहीं पाया जा रहा है। तो ऐसे जिनके पास फ्लैजिलम नहीं पाया था उनको कहते हैं एट्राइकस। और जिनके पास जो मोटाइल होते हैं उनके पास फ्लैजिलम पाया जाता है, और फ्लैजिलम भी कई टाइप का पाया जाता है। ओके, मैं यहाँ पे आपका इस तरह से बना के दे रहा हूँ। एक तो हो जाएगा आपका मोनोट्राइकस, सेकंड हो जाएगा इसका लोफोट्राइकस। ये एनसीईआरटी में नहीं है बट मैं आपको बता दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन जरूरी है, आपके पास हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उस चीज को मैं बता दे रहा हूँ। लोफोट्राइकस, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस एंड पेरीट्राइकस। ओके, एम्फीट्राइकस एंड पेरीट्राइकस। देखो मोनोट्राइकस क्या होते हैं, एक सिंगल बैक्टीरिया है ऐसे, इनके पास एक फ्लैजिलम पाया जा रहा है। ओके, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, एक फ्लैजिलम, सिंगल फ्लैजिलम बैक्टीरिया, एक फ्लैजिलम, मोनोट्राइकस। सिंगल फ्लैजिलम है तो मोनोट्राइकस, और अगर कई फ्लैजिलम है तो लोफोट्राइकस हो सकता है, 2 या 2 से ज़्यादा फ्लैजिलम हो जाए तो लोफोट्राइकस हो जाएगा। एग्जाम्पल ऐसे मैं बना दे रहा हूँ एक और, अब यहाँ पे इसको मैं बना दे रहा हूँ इस तरह से। ओके, ये हो गया आपका लोफोट्राइकस। एम्फीट्राइकस का मतलब देखो दोनों एक ही एंड पे पाया जा रहा है, एक एंड पे अगर एक पाया जा रहा है तो मोनोट्राइकस, एक ही एंड पे अगर 2-3 पाया जा रहा है तो फिर
लोफोट्राइकस, अगर दोनों एंड पे पाया जा रहा है फ्लैजिलम, तब क्या होगा, यहाँ पे एक बना दे रहा हूँ, एक यहाँ पे बना दे रहा हूँ। अगर दोनों एंड पे पाया जाए, जैसे यहाँ पे मैंने बना दिया, एक ये हो गया फ्लैजिलम और एक ये फ्लैजिलम हो गया, तो ये क्या होगा, एम्फीट्राइकस। दोज बैक्टीरिया हैविंग फ्लैजिला ऑन बोथ सरफेस, वन फ्लैजिला ऑन बोथ सरफेस, तो बोथ एंड, तो इसे हम क्या कहेंगे, एम्फीट्राइकस कहेंगे। लेकिन अगर दोनों सरफेस पे ढेर सारे हों, जैसे ए 1 2 3 4 1 2 3 4, क्या ये पूरी बॉडी पे, ऑलमोस्ट पूरी बॉडी पे होता है, तो इनको हम क्या कहते हैं, पेरीट्राइकस कहते हैं। तो ये हो गए आपके कितने टाइप के, 4 टाइप के हो गए, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस एंड पेरीट्राइकस। अब इनका एग्जाम्पल देखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल तो हमें सिर्फ कौन से देखने हैं, वो वाले देखने हैं जो आपके एनसीईआरटी में है, बस इसको ऐसे समझ लेना है। ओके, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते, बस ऊपर ऊपर से समझ लेंगे, जहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है, आप नंबर के लिए बिल्कुल ना जाए, नंबर तो आपको मिलेगा ही एग्जाम में, बट अगर इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी ना, तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, किसी टफ से टफ एग्जाम को आप क्रैक कर लेंगे। लेकिन इन्फॉर्मेशन, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड है, आप शॉर्टकट नहीं अपना सकते। यहाँ पे आपको सारी किताब पढ़नी पड़ेगी, पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी, आपको एक एक टर्मिनोलॉजी को वहाँ पे समझना पड़ेगा। कहीं पे नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। तो ये तो हो गया आपका, एक तो हो गया शेप के बेस पे हमने डिवाइड कर दिया, एक हो गया हमने मोटिलिटी के बेस पे डिवाइड कर दिया। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो मैंने क्या कहा कि जो हम इनको स्टेन के बेस पे भी डिवाइड कर सकते हैं। देखो स्टेनिंग भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए, तो मैं थोड़ा सा इनको स्टेनिंग वाला समझा दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट ऊपर ऊपर से इसे समझ लेते हैं, आसान है। ओके, तो क्या होते हैं ग्राम पॉजिटिव, क्या होते हैं ग्राम नेगेटिव, उस चीज़ को हम समझेंगे। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो फिर ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। तो इन 1884 एक साइंटिस्ट थे, 1884 में, देखो यार अगर डेट गड़बड़ हो जाए तो बताना ज़रूर मुझको, क्योंकि मुझे मैं जहाँ तक ढूंढ पा रहा हूँ वहाँ पे मुझे यही डेट मिल रही है, कोई 1884 मिल रही है, कोई 1883 मिल रही है, तो उसमें 1883 वाले में वो मिस्टेक हो गया था, वो 1876 था, तो उसके लिए थैंक यू जो आपने मुझे बताया। सेकेंड चीज़, जो 1884 में एक साइंटिस्ट थे, नाम था उनका क्रिश्चियन ग्रैम। ओके, उस साइंटिस्ट का नाम था क्रिश्चियन ग्रैम, नाम था, नाम याद रखे आप कभी भी, और याद भी रहेगा, कोई बात नहीं। अब इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को स्टेन किया, स्टेन का मतलब उनको कलर करने की कोशिश की। उसके लिए उन्होंने बैक्टीरिया को लिया, जैसे यहाँ पे मैं कुछ बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, 1 2 3, मैंने यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया बना दिए। सारे बैक्टीरिया देखने में इनका कलर एक जैसा है, कोई कलर से आप पहचान नहीं पाएंगे। फिर इसमें क्या किया गया, इसमें एक केमिकल डाला गया, वो केमिकल था वॉयलेट ब्लू, सॉरी वो क्रिस्टल वॉयलेट था, क्रिस्टल वॉयलेट। तो वो कौन सा स्टेनिंग केमिकल हमने डाला, क्रिस्टल वॉयलेट डाला। क्रिस्टल वॉयलेट 30 सेकेंड तक हमने इस चीज़ को, इन बैक्टीरिया को हमने किसमें डाल दिया, क्रिस्टल वॉयलेट सोल्यूशन में डाल दिया। अब इनका कलर जो था वो चेंज होने लगा, ठीक है। किसका, सबका कलर चेंज होने लगा, यहाँ पे इनका भी चेंज हुआ, सबका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। फिर इसको किस में रखा गया, आयोडीन सोल्यूशन में रखा गया, आयोडीन सोल्यूशन में रखा गया फॉर 1 मिनट, 50 सेकेंड टू 1 मिनट इनको आयोडीन सोल्यूशन में रखा गया। अभी भी इनका कलर क्या है, सबका कलर सेम है, इनका भी कलर सेम है, जो रॉड शेप के थे, राउंड शेप के थे, उनका भी कलर सेम है।
अब इसके बाद क्या किया गया, इनको एसीटोन से या फिर इनको एथिल अल्कोहल 95% एथिल अल्कोहल 95% अल्कोहल, ओके, अल्कोहल से वॉश किया गया। अब जब वॉश करते हैं तो इनका कलर कैसा हो जाता है, कुछ होते हैं वो अगेन डिकलर्ड हो जाते हैं, उनका कलर चला जाता है, और कुछ होते हैं कि दे विल स्टिल रिमेन वॉयलेट। अब जो अभी भी वॉयलेट है, आपको यहाँ पे मैंने बना दिया, इनका कलर चला गया, ये वाले जो दो थे उनका कलर चला गया, वो डिकलर्ड हो गए, और अगेन अब बाकी ये दो बचे हुए थे इनका अभी भी कलर वैसे ही पड़ा हुआ है। अब ये एक्चुअली जो जिनका कलर चला गया ये क्या है, ग्राम निगेटिव है, और इनका कलर जिनका कलर नहीं गया वो क्या है, ग्राम पॉजिटिव है। तो इस बेस पे उन्होंने इनको दो पार्ट में डिवाइड किया। एक बार फिर उसके बाद उन्होंने एक चीज और की, उन्होंने पता किया कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे ही आ गया, फिर उन्होंने दोबारा किया तो एक और स्टेन यूज किया, वो था आपका स्टेनिंग केमिकल जिसका नाम था सेफ्रानिन। सेफ्रानिन तो आप लोगों ने यूज किया होगा क्लास 10th में, 9th में, 10th में, या फिर आपने क्या नाम है अगर 11th में भी आपने यूज किया होगा सेल बॉल के लिए, या फिर सॉरी वो जब आपने सेल को देखा था उसके लिए, इन सारी चीजों के लिए आपने सेफ्रानिन को यूज किया। ओके, सेफ्रानिन को आपने यूज किया। जब इसमें सेफ्रानिन डाला जाता है, ये जो कलरलेस है और वायलेट पे जब इन पे सेफ्रानिन डाला जाता है तो ये जो होते हैं, जो कलरलेस होते हैं, जो वायलेट होते हैं, वो तो ये मान लो वायलेट वाले हैं, और ये जो डिकलर्ड हो गए, तो जो डिकलर्ड हो गए वो पिंक रेड हो जाएंगे, या तो पिंक हो जाएंगे या पिंक रेड एकदम लगभग वैसे, और बाकी जो पॉजिटिव वाले थे वो अभी भी कैसे रहेंगे, वॉयलेट ही रहेंगे। ओके, ये तो ये एक्चुअली क्या है, ग्राम पॉजिटिव। ये वाले क्या है जिनका कलर कैसा हो गया, पिंक या रेड हो गया, वो कैसे है, कौन से, ग्राम निगेटिव। अब इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस भी होती है, बाद में उन्होंने इनके डिफरेंसेस को पता किया कि कैसे इनका कलर चेंज हो जाता है, तो कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। देखो एक चीज याद रखना, ये वाले उतने खतरनाक नहीं होते, बट ये वाले बड़े खतरनाक होते हैं। ये पैथोजेनिक होते हैं, ये ज्यादा पैथोजेनिक नहीं है, ये डिजीज नहीं बनाते, बट ये ज्यादातर डिजीज बनाते हैं। जो निगेटिव वाले होते हैं वो ज्यादा डिजीज बनाते हैं। अब देखो होता क्या है ना कि इनकी जो सेल वॉल होती है, कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जैसे पॉजिटिव वाले में की जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल अगर देखें तो पॉजिटिव की जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है, निगेटिव की क्या होती है, थिन होती है। यहाँ पे मैं पॉजिटिव लिख दे रहा हूँ, निगेटिव लिख दे रहा हूँ। पॉजिटिव जो होते हैं उनमें 20 to 80% पेप्टिडोग्लाइकन पाया जाता है, उनकी सेल वॉल में क्या पाया जाता है, पेप्टिडोग्लाइकन पाया जाता है। और जो निगेटिव होते हैं उनमें 10 to 20% पेप्टिडोग्लाइकन पाया, उनकी सेल वॉल में 10 to 20% पेप्टिडोग्लाइकन, ओके, पेप्टिडोग्लाइकन पाया जाता है। ये अगर देखें ये नॉन पैथोजेनिक होते हैं, जनरली नॉन पैथोजेनिक होते हैं, दीज आर पैथोजेनिक, ओके, पैथोजेनिक। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, अब समझ में आ गया, आई होप कि आपके समझ में आ गया क्वेश्चन ग्राम ने किस तरह से इनको पॉजिटिव और निगेटिव में इनको चेंज क्लासिफाई किया। क्या होता है पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव क्या होता है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, आप इनके बारे में पढ़ें। और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अलग से जाके यूट्यूब पे या फिर कहीं से आप जाके इसको सर्च मार लें, वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, चलो अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। इनका न्यूट्रिशन, ये चीज समझ लेना, बहुत बार आता रहता है, आप इसके बारे में इन्फॉर्मेशन कहीं कोई पूछ ही लिया, उसने कह दिया कि व्हाट इज पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, व्हाट इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, then you can at least tell them that how Christian Graham was categorized to these bacteria into 2 gram positive and gram negative। तो आप उसे बता देंगे, और उनके बीच में कुछ डिफरेंसेस भी बताए मैंने, उन डिफरेंसेस को भी आप बता देंगे। देखो लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लेक्चर को बिल्कुल मिस ना करें। लेक्चर को जब भी देखें पूरा देखें, फुल इन्फॉर्मेशन वाला लेक्चर है, ओके।
एनसीईआरटी तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कुछ जगहों पे, हमेशा नहीं बट यहाँ पे तो मैं अलग से आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, लेकिन हर जगह एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते ना। तो ये वो पार्ट है जहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना है। पिछला वाला चैप्टर 6 to 7 लेक्चर में ही हमने कंप्लीट कर लिया, इसको भी कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुझे बताना था तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा लंबा कर दिया। ओके, तो अब उसके बाद जो है आपका न्यूट्रिशन है। अब न्यूट्रिशन के बारे में देखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग होता है बैक्टीरिया का, ठीक है। हम आर्की बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म पढ़ेंगे तो वो तो अलग है, उनको तो पढ़ेंगे ही। अभी समझ लेते हैं कि बैक्टीरिया जो होते हैं इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। एक तो होते हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉफिक, एक होते हैं ऑटोट्रॉफिक। आपको पता है वो बैक्टीरिया जो अपना फूड खुद बनाते हैं वो तो ऑटोट्रॉफिक हो गए, जो अपना फूड खुद नहीं बनाते वो क्या हो गए, हेट्रोट्रॉफिक हो गए। अब जो हेट्रोट्रॉफिक है इसमें कौन कौन से होते हैं, इसमें 3 हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा जो सिर्फ पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट मतलब मालूम होगा जो सिर्फ फूड को लेते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म पे जाते हैं और उससे फूड को लेते हैं, उसकी बॉडी से फूड को लेते हैं, एक तो वो हो गया। दूसरा सैप्रोफाइट होते हैं, ये भी फूड नहीं बनाते बट अपना फूड किसी भी रॉटन थिंग से ये ले लेते हैं, सैप्रोफाइट। अब उसके बाद लास्ट वाला जो है वो सिम्बायोन्ट्स होते हैं, सिम्बायोन्ट्स होते हैं, सिम्बायोटिक। तो जैसे सिम्बायोटिक का एग्जांपल मालूम है ना, जैसे आपका ये होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं, राइजोबियम जो होते हैं जो रूट में पाए जाते हैं लेग्यूमिनस के, लेग्यूमिनोसोरम, राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम, तो उनके रूट में पाए जाते हैं ये सिम्बायोन्ट्स। वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं और साथ ही साथ प्लांट से क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्लांट से कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और उनको नाइट्रोजन फिक्सेशन करके उनके अंदर नाइट्रोजन को पहुंचाते हैं। तो ये पैरासाइट, सैप्रोफाइट, सिम्बायोन्ट्स, ये अलग अलग मोड ऑफ इनका क्या नाम है न्यूट्रिशन है, बट होते हैं हेट्रोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक के बारे में बात करें, देखो ऑटोट्रॉफिक को यहाँ पे हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। प्लांट नहीं है ना, प्लांट में तो हम क्या करते थे, इनको 2 पार्ट में ही प्लांट में तो हम देखते थे फोटोसिंथेटिक, यहाँ पे फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक में डिवाइड करेंगे, क्योंकि सिर्फ फोटोसिंथेटिक वाले नहीं होते, यहाँ पे दोनों होते हैं, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। तो एक तो हो जाएंगे आपके फोटो सिंथेटिक, सेकेंड आपके हो जाएंगे इसमें कीमो सिंथेटिक। ओके, फोटोसिंथेटिक में रेड वाले होंगे, पर्पल वाले होंगे एंड ग्रीन वाले होंगे। ओके, इनके लिए अलग अलग पिगमेंट होते हैं, आगे जाके हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। और कीमोसिंथेटिक में कौन कौन से होंगे, एक होते हैं नाइट्रीफाइंग, आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया एंड एक और बैक्टीरिया होता है, तो वो वाला बैक्टीरिया भी हो जाएगा। ओके, तो एक इसमें होता है हाइड्रोजन बैक्टीरिया, एक होता है हाइड्रोजन बैक्टीरिया। तो ये अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं। तो पैरासाइट हो गए, फोटोसिंथेटिक में ये इनके पास पिगमेंट पाए जाते हैं, और ये नाइट्रीफाइंग में नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना, या फिर अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करना, आयरन वाले सब्सटेंस को बनाना, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को चेंज कर देते हैं उसमें, तो वो वाले बैक्टीरिया होते हैं। ओके, तो फूड, ये भी फूड बना रहे हैं और ये भी फूड बना रहे हैं, इसलिए हमने ऑटोट्रॉफिक में इनको रख दिया, बट इनको हमने क्या किया, ये हेट्रोट्रॉफिक में सारे के सारे आ गए। ओके, तो ये हो गया आपका न्यूट्रिशन। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाले में हम बात करेंगे इसके रेस्पिरेशन के बारे में, और इनमें रिप्रोडक्शन जो होता है, थोड़ा थोड़ा रिप्रोडक्शन और रेस्पिरेशन के बारे में। फिर हम इंटर करेंगे आपके साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड आर्की बैक्टीरिया के बारे में। आई होप कि इतना आपकी समझ में आया होगा। अगर कहीं से भी
फिर से कोई मिस्टेक दिख रही है आप बिल्कुल मुझे बताएं, ताकि मैं उनको हटा सकूं, या फिर और जो मिस्टेक है उसको ख़त्म करके उसके सही जो करेक्ट फॉर्म में बताना है उसे मैं बता सकूं। तो आज इतना ही। आई होप कि आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, और मेरी तरफ से ईद उल अज़हा की आप सारे लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और कल रक्षाबंधन है, तो आप लोग रक्षाबंधन को भी अच्छे से सेलिब्रेट करें। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।